नमस्कार, चार बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। आज की पहली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां 24 जनवरी तक इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की धूम रहने वाली है। वहीं दूसरी बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। तीसरी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां G20 वॉकथॉन को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चौथी और आखिरी बड़ी खबर राजधानी भोपाल से ही है, जहां पर भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से, जहां राजधानी भोपाल में आज से 24 जनवरी तक इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की धूम रहेगी। शहर के मैनेज परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शामिल हुए। 4 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 8000 वैज्ञानिक शिरकत कर रहे हैं। भोपाल में पहली बार आयोजित हो रहा है। इस फेस्ट में नामचीन वैज्ञानिक, रिसर्चर, यूनिवर्सिटी और स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक सहभागिता कर विज्ञान से जुड़ी तकनीकी जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज ने कहा, ऊर्जा की बचत की पहल की है। सीएम ने कहा, भारत की सोच इनोवेटिव और साइंटिफिक है। वे भारत की संस्कृति, माटी और यहाँ की जड़ों में है। अंतरिक्ष विभाग सदा गोपनीयता में काम करता रहा। कभी कभार आप अखबार में कहीं पढ़ लेते थे कि श्रीहरिकोटा नाम का कोई स्थान है जहां से कोई रॉकेट गया, आपने देखा नहीं। उन दिनों टेलीविजन होता नहीं था। किसने भेजा, कहां गया, लौट के कब आएगा, कोई मालूम नहीं। और जब मैं इस विभाग में पहली बार आया 2014 में सरकार बनने के 10 दिन के बाद, तो चेयरमैन वहां पर डॉक्टर के राधाकृष्णन हुआ करते थे। तो मुझे रात को कहने लगे, सुबह वहां पर लॉन्चिंग थी 4 बजे, कि आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर के वैज्ञानिकों भी जाना बाधी है, वो प्रोहिबिटेड एरिया। तो लगभग 12:30 बजे करीब वहां ले गए। मैंने दिखाया कि साहब यहां से सुबह उठेगा ये। तो मैंने उनसे कहा, हमारे मित्र भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं। मैंने कहा, राधा, आई try to make a principle for myself to learn one new thing every day. Today what I learn is that to be here, either one has to be as eminent as scientist as you, or somehow manage to become a minister of space. लेकिन जब गंभीरता से ये बात सामने रखी गई, तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल बिना किसी संकोच के इस गोपनीयता को समाप्त कर दिया। और आज 3 वर्ष से अंतरिक्ष विभाग में पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन से काम किया जाता है। मुझे लगता है ताली बजाने लायक है, ताकि घर जाके याद रहे, आप बच्चों को भी समझाएं। मात्र 2 वर्षों में हमारे पास 100-120 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स हो गए हैं और उत्साह इस तरह का गया। आपने देखा होगा टेलीविजन में 2 IIT के बच्चों ने रॉकेट छोड़े, फिर किसी ने सैटेलाइट छोड़ा, और देश के हर राज्य से वहां पर स्टार्टअप्स आने लगे। यानी वही बात जो मैं कह रहा था कि प्रतिभा भी थी, क्षमता भी थी, लेकिन अनुकूलता नहीं थी, वो अब आई। इसी प्रकार ड्रोन को लेकर के तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने की कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। वहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जोरों शोरों से तैयारियां कर दी है। पहले देखा गया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जा रहा है, आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वहीं अब यहां पर इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की धूम देखी जा रही है, जहां पर काफी सारे वैज्ञानिक मध्य प्रदेश पहुंचे हैं, यानी कि भोपाल पहुंचे हैं। काफी सारी तकनीकों को आगे बढ़ाने की यहाँ पे कवायद शुरू हो चुकी है। किस तरीके से युवाओं को फायदा होगा, मध्य प्रदेश को फायदा होगा इससे? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर बात करें, जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का मंत्र दिया है और कहीं ना कहीं उस पर काम भी किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो देश का 8वां अंतर्राष्ट्रीय जो साइंस महोत्सव था, उसकी शुरुआत आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो है जितेंद्र सिंह,
उन्होंने शुरुआत की। और कहीं ना कहीं इसमें अगर हम बात करें तो 8,000 से ज्यादा ऐसे शोधकर्ता और वैज्ञानिक इसमें शामिल होने पहुंचे। अगर हम बात करें तो 21 से जिसकी शुरुआत हुई है, 24 जनवरी तक विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ जो किया गया है 24 जनवरी तक चलने वाला है। और कहीं ना कहीं इस दौरान अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी और विज्ञान जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी विज्ञान के क्षेत्र में तमाम बातें जो शोधकर्ता थे और वैज्ञानिक थे उनके बारे में चर्चा की। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोरोना काल में किसी ने सोचा भी नहीं था कि वैक्सीन इतनी जल्दी और वो भी स्वदेशी बनेगी, तो कहीं ना कहीं यह वैज्ञानिकों का ही कमाल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि इतनी जल्दी स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ और विदेशों में भी कहीं ना कहीं भारत की वैक्सीन भेजी गई और विदेशों के लोगों की भी जान बचाने का काम भारत ने किया है। तो कहीं ना कहीं तकनीकी को लेकर भी या उपग्रहों की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का भी जिक्र किया कि उपग्रह पहले भी छोड़े जाते थे, लेकिन भारत के जो उपग्रह थे वह दूसरे देशों से छोड़े जाते थे, लेकिन अब भारत ने इतनी तकनीकी जो है वह विकसित कर ली है कि दूसरे देशों के भी उपग्रह अब भारत से छोड़े जाने लगे हैं। इसी बात का जिक्र केंद्रीय जो मंत्री हैं प्रौद्योगिकी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी जिक्र किया कि 2014 के पहले भी तकनीकी थी लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं होता था। अब प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं इन तकनीकों का इस्तेमाल होता है। और आईआईटी के 2 छात्रों का भी उन्होंने जिक्र किया कि 2 आईआईटी के जो छात्र थे उन्होंने भी रॉकेट लॉन्च किया था और कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की भी उन्होंने तारीफ की है। और चांद पर पहुंचने की बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो कहीं ना कहीं तकनीकी का विकास हुआ है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि कोरोना की जैसी महामारी में स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ और कहीं ना कहीं भारत के लोगों की तो जान बची ही, साथ ही विदेशों के लोगों की भी जान बचाने का काम भारत ने किया है, यानी कि वैज्ञानिकों ने किया है। तो कहीं ना कहीं आज वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या केंद्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की बात करें, दोनों ने ही वैज्ञानिकों की तारीफ की। और आने वाले वैज्ञानिक जो है जो इसमें शामिल होने पहुंचे हैं, शोधकर्ता हैं, उनसे भी यही आग्रह किया है कि तकनीकी का हमें कैसे और बेहतर इस्तेमाल करना है और सरकार की जो योजना है उससे कैसे लाभान्वित होना है। इन तमाम देशों जो कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, यानी कि आज इसकी शुरुआत हुई है, 24 जनवरी तक चलने वाला है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से वह जरूर सीखे और किस तरीके से दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये आपके सामने पहली बड़ी खबर। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8 करोड़ 3 लाख रुपए का भुगतान कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 1 से 15 जनवरी तक गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के बदले 4 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की थी। गौठान समितियों को 2.23 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 से गोधन योजना शुरू हुई है। गौठान समितियों एवं महिला स्व सहायता समूह को अब तक 175 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। तो जिस तरीके से यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने एक नई पहल शुरू की है, किसानों के हित में हमेशा काम करने वाले सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर जिस तरीके से किसानों के लिए पहल की, गोबर के लिए यहां पर एक नई योजना यहां पर बनाई गई थी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है और इसी क्रम में सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 8 करोड़ 3 लाख रुपए का भुगतान कर रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अनिल पुसतकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, देखा जाए तो विधानसभा चुनाव की तैयारियां यहां पर तेज हो गई हैं, लेकिन यहां पर देखा गया है कि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल हमेशा किसानों के हित में काम करते हुए यहां पर नजर आए हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने ये काम किया है, क्या विधानसभा चुनावों में इसका असर भी देखने को मिलेगा?
जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार जो है ये धान का मुद्दा जो है और किसान का मुद्दा जी वो बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुआ था और जी भूपेश बघेल की सत्ता में जो है उन्होंने आने का रास्ता तय किया था। जी भूपेश बघेल सरकार जो है किसानों पर शुरू से ही फोकस करते आ रही है। हालांकि भाजपा जो है बार बार उन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए कभी या तो धर्मांतरण या फिर दूसरे ऐसे मुद्दे जोड़ते रही है, लेकिन भूपेश बघेल सरकार का पूरा फोकस जो है वो किसानों पर ही है। और किसान जो है वो उस किसानों के लिए जो एक बड़ी योजना थी इनकी गोबर की गोधन योजना, उस पर आज जो है 8 करोड़ रुपए का भुगतान जो है भूपेश बघेल ने किया है। और आने वाले जो चुनावी साल में भी ऐसा नहीं लगता है कि भूपेश बघेल सरकार किसानों को छोड़ेगी। किसान एक बड़ा वोट बैंक है और छत्तीसगढ़ में किसान ही सब कुछ है। मतलब या ये कह सकते हैं छत्तीसगढ़ जो है कृषि प्रधान प्रदेश है। तो ऐसे में भूपेश बघेल का किसान वोट बैंक को ना छोड़ना या उस पर ही फोकस करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अनिल जी, वैसे देखा तो जाए तो तैयारियां जो है वो तेज तो हो गई हैं और जहां पर सीएम भूपेश बघेल की अगर बात करें तो भेंट मुलाकात के जरिए वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि गोधन या योजना के तहत किसानों से जुड़ रही हैं। वहीं पहले भी देखा गया था कि आदिवासी वर्ग भी कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल से नाराज चल रहा था, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं उनमें जितने भी मतभेद थे वो सही होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि विधानसभा चुनावों में इसका असर अच्छा होगा। देखिए ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में हर वर्ग जो है वो सरकार से अपनी नाराजगी जताता ही है, डिमांड करता ही है। पुरानी जो लंबित मांगे हैं उनके लिए बात करता है। मेडिकल कॉलेज के जो है जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी भूख हड़ताल पर गए, या संविदा कर्मचारी भी हड़ताल पे थे, या आरक्षण का मुद्दा लेके आदिवासी भी थे। तो ये सब चीजें जो होती रहेंगी, ये तो चुनावी साल है, लेकिन उसमें भूपेश बघेल सरकार जो है डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। और छत्तीसगढ़ की जो प्रभारी है शैलजा सिंह, वो भी 2 दिन से यहीं पे डेरा डाले हुए हैं। तो ये सब लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है पूरा फोकस किए हुए है और यहाँ पर उनको सरकार में वापसी नजर आ रही है। उनकी वापसी की जो संभावना ज्यादा नजर आ रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सरकार का फोकस ज्यादा है। और ऐसे में ना केवल किसान बल्कि आदिवासियों के लिए भी जो है सरकार जो है विधानसभा में भी बिल लेकर आई। बिल को लेकर जो है राज्यपाल से उनका झगड़ा जगजाहिर है। तो भूपेश बघेल किसी भी सूरत में, किसी भी मामले में किसी भी वर्ग को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। हर वर्ग पे उनका फोकस है और उनका होमवर्क बहुत तगड़ा है और वो एक एक चीज को जो है उस पर फोकस करके वो डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने दूसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 वॉकथून को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी आगे बढ़ रहा है और देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश को G20 सम्मेलन के आतिथ्य का सुअवसर प्राप्त हुआ है। वहीं सम्मेलन के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि, यहाँ की संस्कृति, खान पान और डिजिटल यूपी को प्रदर्शित करने का अवसर हमें मिला है। मुख्यमंत्री ने बताया कि फरवरी माह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यूपी 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन की तैयारी कर रहा है। पूरी दुनिया और देश भर से हर बड़ा निवेशक और उद्यमी यहां आकर प्रदेश की समृद्धि और सामर्थ्य के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास करेगा। इसी के साथ 10,000 से ज्यादा उद्यमी यहां आने वाले हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, यहाँ पर देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में G20 वॉकथून में हरी झंडी उन्होंने दिखाकर रवाना किया है। इसी के साथ तैयारियां जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की वो भी तेज हो गई हैं। कई सारे उद्यमी जो है उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। किस तरीके से तैयारियां चल रही है? जी पूजा, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर समय समय पर बैठकें कर रहे हैं और इसके साथ जो G20 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है उसके लिए काम कर रहे हैं। और आज मुख्यमंत्री के आवास पर 4 शहरों के लिए आगरा, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी के लिए उन्होंने आज ये जो वॉकथॉन का आयोजन किया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित 10 से और 12 फरवरी के बीच में जो G20 इन्वेस्टमेंट समिट है उसको लेकर आयोजन किया जा रहा है। और इसके क्योंकि आगरा है, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और इसके साथ वाराणसी ये हब है जहां पर बड़ी जो अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर
लिया जा सकता है। अगर वाराणसी की बात करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मिला है, कुशीनगर एयरपोर्ट है, इसके साथ वाराणसी एयरपोर्ट है, इसके साथ गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और इसके साथ ही वहां पर फिल्म सिटी बनाई जा रही है, तो वहां भी बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। लखनऊ के आसपास भी तमाम जो चीजें विकसित की जा रही हैं, यहाँ पर जो फूड इंडस्ट्री है और इसके साथ ही मेडिकल इंडस्ट्री यानी फार्मा इंडस्ट्री भी स्थापित की जा सकती है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महत्वपूर्ण यहाँ निर्णय लिया था और तमाम जो सुविधाएं हैं वो पहले ही विकसित कर दी और इसी के आधार पर जो इन्वेस्टर हैं उनको आकर्षित करने का काम किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने भाषण में कहा है कि 4 शहरों में 11 बैठकें होने वाली हैं और इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो आने वाले समय में जो फरवरी का माह है वो उत्तर प्रदेश के लिए निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से सशक्त करेगा और मजबूती करेगा और इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट समिट होगी फरवरी में जो प्रस्तावित है, इसमें हजारों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। और इससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी 13 मंत्रिमंडल समूह को विदेश भेजा था और उसके साथ ही फिर जो प्रभारी मंत्री थे उन्होंने अपने अपने जनपदों में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया, फिर बाद में जिलों में इन्वेस्टर समिट का किया गया है और अब जोन स्तर पर यानी मंडल स्तर पर भी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। और इस तरीके से हर मंडल की जो भौगोलिक स्थिति है और वो देखा जा रहा है कि वहाँ कैसे कैसे किन किन जो उद्योग है उनको स्थापित किया जा सकता है। जो इन्वेस्टर है लोकल स्तर पर देखा जाए तो उनको किस तरीके से और सुविधाएं दी जा सकती हैं, इस पर विशेष मुख्यमंत्री का फोकस है। और इसलिए आज जो बड़े शहर हैं आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वहां जो अपॉर्चुनिटी देखी जा रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उनको पहले ही पूरा किया जा चुका है। और अब इन्वेस्टर को लुभाने को लेकर उन्हें ये बताया जा रहा है कि सरकार में इन कामों को पूरा किया गया है, उन्हें जो जमीन चाहिए वो दी जाएगी, बिजली है, सड़क है, एयरपोर्ट है, वो सब चीजें सुविधाएं मिलेंगी। और इसके साथ ही खासतौर से सुरक्षा और संवर्धन ये सरकार जो दे रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर जो इन्वेस्टर हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। फिर 2024 से पहले ये इन्वेस्टर समिट रखी जा रही है और उससे पहले निकाय चुनाव भी है। तो जो विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी सरकार के ऊपर हमला बोलती है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस जो विरोधाभास है उसको तोड़ना चाह रही है। यानी विपक्ष के पास जो महंगाई का मुद्दा है और इसके साथ बेरोजगारी का मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा अगर ये जो इन्वेस्टर समिट है सफल होती है। और जिस तरीके से लक्ष्य बनाया गया है वो अगर 7 लाख करोड़ का पूरा हो जाता है तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में एक बड़ा इतिहास होगा और इसी को लेकर काम किया जा रहा है। अभी और शहरों में जैसे जैसे फरवरी आएगी, अभी 4 शहरों में हुआ है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शहरों के लिए भी ये वॉक ऑन रैली को यानी कि हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे। जो यहाँ के लोकल के हैं, स्वदेशी जो इन्वेस्टर हैं उनको लुभाने का काम किया जाएगा। और जो जिले स्तर पर जो इंडस्ट्रियां लगी हैं उनके जो लोग हैं उन्हें जहाँ जमीनें नहीं मिल रही हैं या उन्हें इन्वेस्टमेंट करने में जो समस्याएं आ रही हैं उनको भी निस्तारित करने का काम किया जा रहा है ताकि हर जिले में बेरोजगारों को रोजगार मिले। क्योंकि जब रोजगार मिलेगा तो महंगाई का असर उतना नहीं दिखाई देगा, लोगों की जेब अंदार होगी तो वो किसी भी तरीके की महंगाई से जूझने के लिए सक्षम। तो यही सपना है कि लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो और व्यापारिक रूप से सशक्त होने के साथ ही रोजगार के रूप में सशक्त हो। और इसीलिए मुख्यमंत्री लगातार इस तरीके की जो वॉकथॉन रैलियां हैं उनको हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सबसे बड़ी मूल जो यहाँ पर रणनीति बनाई है वो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है, विधायकों और सांसदों को जिम्मेदारी है और जो जिले के अधिकारी हैं उनको जिम्मेदारी दी है। और इसीलिए मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं अपने भाषणों में टीम वर्क बनाकर काम करेंगे तो बेहतर होगा, उसका रिजल्ट भी बेहतर आएगा और इसी के तहत ये जो आने वाली आगे इन्वेस्टर समिट है वो सफल होगी। ठीक है पूजा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने तीसरी बड़ी खबर। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ, जहां भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक शुरू होते ही हंगामे की भेंट चढ़ गई है। विंड एनर्जी के मामले को लेकर बैठक शुरू होने से पहले ही महापौर ने अपनी बात रखी तो कांग्रेस पार्षदों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस मामले को एजेंडे से हटाते हुए नवीनीकरण ऊर्जा के अधिकारियों की एक टीम बनाकर इसमें जानकारी हासिल करने की बात कही गई। नगर निगम मुख्यालय के बाहर दैनिक वेतन भोगियों में अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। महापौर ने नीमच में लगाने जाने वाले सोलार और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पर अपनी बात रखी और कहा लोन लेने के बावजूद निगम फायदे में रहेगा, यह शहर हित का प्रस्ताव है। उन्होंने निगम कमिश्नर से कहा है कि प्रोजेक्ट में नवकरणीय ऊर्जा विभाग के एक्सपर्ट की टीम लेने की बात कही है। वहीं महापौर ने एजेंडे के बारे में भी बताया। इस बीच विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। मीटिंग में अतिक्रमण अधिकारी कमर शाकिब को हटाने के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया।
जावेगी। मेरा निगम से यह भी आग्रह है, एक और मैं चीज बताना चाहती हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम ये देखते हैं सोलर प्लांट का, तो सोलर प्लांट की जो हम बचत करेंगे उससे जो निगम को बचत होगी प्रति माह 21 करोड़ और प्रति वर्ष हमारी जो दरें हैं हमने इसको भी बैंक से लोन के रूप में भी लिया है, उसका भी ये प्रस्तावित है। आप इनको मैं पूरा वाचन कर दूं और वाचन कर जी, इसकी जो यूनिट बढ़ेगी वो 3.6 करोड़ यूनिट और सोलर की जो यूनिट बढ़ेगी वो 3.67 करोड़ यूनिट बढ़ेगी। प्रति वर्ष की दरें, यूनिट की दरें, यूनिट भार प्रति मेगावाट लोन लेने की राशि प्रति यूनिट, हम जो लोन लेंगे उस लोन की राशि से हमें 37,037 प्रति यूनिट और 0737 प्रति यूनिट, कुल दरें 5.18 प्रति यूनिट है, 4.41 प्रति यूनिट। प्रस्तावित परियोजना के होने वाले हुए 18.64। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, पहले भी देखा गया है कि अगर कोई भी बैठक होती है या कोई भी सत्र होता है उसमें चर्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो साफ तौर पर चर्चा ही होना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि चर्चा होने से ही पहले कोई भी सत्र हो या कोई भी बैठक हो पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। आज भी ऐसा हुआ, किस वजह से ये हंगामे की भेंट चढ़ी है ये बैठक? देखिए, सबसे बड़ा सवाल नगर निगम की बैठक में नरेला विधानसभा में 58 करोड़ के विकास कार्यों का जो मुद्दा रहा वो गरमाया रहा, क्योंकि भोपाल में 6 विधानसभाएं हैं और 6 विधानसभाओं में नरेला विधानसभा में 58 करोड़ रुपए का विकास कार्य के लिए जो पैकेज दिया गया है उस पर विपक्ष का हंगामा हुआ। वहीं जब बैठक शुरू हुई, बैठक के पहले ये एक विंड का प्रोजेक्ट था, सोलर ऊर्जा का प्रोजेक्ट था, उस पर भी हंगामा हुआ कि ये महंगा प्रोजेक्ट है, इससे नगर निगम को कोई आय होने वाली नहीं है और इसे फिर से देखा जाए और इसकी पड़ताल की जाए कि इससे कितनी आय होगी, नगर निगम को कितना फायदा होगा। तो इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामेदार रहा, हंगामा करता रहा। वहीं विपक्ष के साथ कुछ बीजेपी के पार्षद दलों ने भी विपक्ष का साथ दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गड़बड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं जांच की मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास उन लोगों को आवंटित किया गया है जो इसके हकदार नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर लगातार बहस हुई। हालांकि महापौर ने तर्क दिया कि चूंकि वो नरेला विधानसभा से आती हैं और पहले भी वहाँ विकास कार्य होते रहे हैं और उनका कोई वो नहीं था, पहले ही इसके लिए फंड जारी हो चुका था सरकार की ओर से। तो आज कई मुद्दों पर बहस हुई और कई मुद्दों पर कांग्रेस के जो पार्षद थे वो असांधी तक, जो नगर निगम के अध्यक्ष थे वहाँ असांधी तक पहुंचकर हंगामा किए और कई जैसे अतिक्रमण अधिकारी है कमर साकिब, उसको हटाने की मांग की। तो विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा कि जब पहले उनकी मांग सुनी जाए, इसके बाद फिर चर्चा की जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो ये थी आपके सामने चौथी और आखिरी बड़ी खबर। तो ये थी आपके सामने 4 बड़ी खबर। अगली बार फिर मिलेंगे 4 नई बड़ी खबरों के साथ, तब तक लिए देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।